Welcome back to our YouTube channel. Today's episode is going to be very, very interesting. We have with us Chintan Haria from ICICI Prudential Mutual Fund. As Chintan claims, his entire professional life has been spent in asset management industry, and that too in ICICI Prudential, which is close to 18 years now. So welcome Chintan to our YouTube channel. Thanks a lot, Rohit. My pleasure. What I want you to speak about and let our viewers know, एसेट एलोकेशन क्या होता है. ये बात हम काफी सुनते हैं आजकल की. आपको इन्वेस्टमेंट पे तो ध्यान देना चाहिए, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एसेट एलोकेशन पे ध्यान देना चाहिए. सो एसेट एलोकेशन होता क्या है, और ये इसके लिए क्या मुझे किसी नए टूल की जरूरत है, या कुछ आप मुझे ऐसा बता सकते हैं कि मैं एज अ यूजर कुछ सिंपल रूल्स को फॉलो करूं और मेरी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी ठीक हो जाए. So before you start, viewers, please do like our video and subscribe to our channel if you already have not, and please do share the video if you like it. So over to you, Chintan. Asset allocation होता क्या है? तो एसेट एलोकेशन होता क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताओ तो एसेट एलोकेशन हमें ये सिखाता है कि कौन से इन्वेस्टमेंट में कब कितना पैसा हमें लगाना चाहिए ताकि हमें लंबी अवधि में उस इन्वेस्टमेंट से फायदा हो. सो फॉर एग्जांपल, आज अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है. आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड है, इक्विटी शेयर्स है, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट ऑफ कोर्स बड़ा हो जाता है पर रियल एस्टेट भी है. तो आपके पास 5-6 ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज या एसेट क्लासेस है. अभी आप अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट के दुनिया में ज्यादा आपने गहराई से अगर काम नहीं किया तो शायद आप कहोगे कि इक्विटी मार्केट्स में कब कितना पैसा लगाना और क्या चीज देखना चाहिए मुझे पता नहीं. और यही चीज को सॉल्व करता है एसेट एलोकेशन. जब मार्केट सस्ता होता है तब आपका ज्यादा पैसा एसेट एलोकेशन में इक्विटी में होना चाहिए. जब मार्केट महंगा होता है तो आपका कम पैसा होना चाहिए इक्विटी में. ये सेम चीज हर एसेट क्लास में अगर आप रिप्लिकेट कीजिए तो आपको लंबी अवधि में उसका फायदा होता है. उदाहरण के तौर पर अगर आप गोल्ड की बात करें तो 2003 से लेके 2011 तक गोल्ड मार्केट्स में काफी तेजी थी. स्पेशली 2008 में जब मार्केट्स इक्विटी मार्केट्स में मंदी आई तो गोल्ड 11,000 रुपए से 33,000 रुपए 3 साल में गया था, 2008 से 2011. अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर 3 साल में 3 गुना होता है तो आपको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि शायद ये थोड़ी ज्यादा बढ़ चुका है उसकी जितना बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा, और इसलिए आपको गोल्ड में निवेश तभी कम कर देना चाहिए था. एसेट एलोकेशन आपको बताएगा कि आपको गोल्ड में निवेश कम कर देना चाहिए. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आज मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है तो सेविंग्स भी इंपॉर्टेंट है और बचत करके इन्वेस्टमेंट करना भी इंपॉर्टेंट है. और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है लंबी अवधि के लिए तो आप सिंपल तरीके से आपके जो 100 रुपए है उसमें से आप निर्धारित कीजिए कि आपको टोटल कितना पैसा इक्विटी में लगाना है, कितना डेट में लगाना है, कितना गोल्ड में लगाना है. और क्योंकि आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते, ये एक एसेट एलोकेशन प्लान आपको या तो प्रोफेशनली हेल्प कर सकता है, और अगर आप प्रोफेशनल हेल्प नहीं चाहिए तो बहुत सारे एसेट एलोकेशन स्कीम्स बाजार में हैं आज जो म्यूचुअल फंड्स लाए हुए हैं, उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं. आज हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हु आर न्यू इन्वेस्टर्स या बिगनर्स हैं, फर्स्ट जॉब लगी है 1 साल या 2 साल हुआ है. सो जो बिगनर्स हैं और या न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको अपना एसेट एलोकेशन कैसे देखना चाहिए? जरूर. एसेट एलोकेशन जैसे कि आपने कहा कि हर इंसान के लिए अलग अलग होता है क्योंकि हर इंसान का रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होता है. ऐसा कहा जाता है कि अगर 2 जुड़वा भाई है वो देखने में भले एक समान हो पर एक की रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा होगी, एक की रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम होगी. तो मेरा नॉर्मली ऐसा कहना है कि आपको जो रात को शांति से सुकून की नींद दे सके वो आपके लिए सही एसेट एलोकेशन है. और लंबी अवधि के लिए अगर आप वो प्लान पे डटे रहे तो आपके लिए वो अच्छा है. जैसे कि आपने कहा कि जो बिगिनर होता है, आपने जैसे आपकी नौकरी की शुरुआत की है या फिर आपने अभी अभी पेरेंट्स से पॉकेट मनी भी आजकल मिल जाता है लोगों को, तो जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है वो अगर कुछ सेविंग्स भी करते तो अगर आप बिगिनर हो तो आपके पास एसेट एलोकेशन में ज्यादा स्कोप नहीं रहेगा क्योंकि आपकी सेविंग्स भी कम रहेगी. और आपकी ये सब कम सेविंग्स है तो आप क्योंकि आपके पास समय ज्यादा है और सेविंग्स कम है तो आप SIP के माध्यम से यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से
हर हफ्ते या हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा आप इक्विटी मार्केट्स में लगाइए, और 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद, जैसे कि रोहित जी कह रहे थे, आपको लंबी अवधि में जो मार्केट बढ़ता है, और मार्केट के बारे में भी चर्चा करेंगे कि ऐसे क्यों कहते हैं कि 20 साल में मार्केट ऊपर रहता है पर 1-2 साल में मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। पर एक बिगनर के लिए हमारा ऐसा मानना है, आपको जो भी आप बचत करते हो उसका एसआईपी कीजिए। अगर आप 10 साल तक एसआईपी करोगे या 15 साल तक एसआईपी करोगे, तो जो यूनिट्स इकट्ठा होंगे आपके, आपको उससे फायदा हो जाएगा। तो बिगनर के लिए बहुत ही सिंपल है, आप आपका पैसा एसआईपी के द्वारा निवेश कीजिए। और अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है कि आपको चलो कोई इनहेरिटेंस भी आया है, आप बिगनर हो, तो आप जो बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी की बात करते हैं हम, जहाँ पे फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा इक्विटी में होना चाहिए, कितना पैसा डेट, आप उसमें लमसम निवेश भी कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड टेक अवे। थोड़ा सा आगे जाते हैं करियर में। जॉब करते हुए 7-8 साल हो गए हैं, शायद यू हैव गॉट मैरिड, घर नहीं खरीदा है, घर खरीदने की सोच रहे हैं। स्पाउस या तो वर्किंग भी हो सकते हैं या तो नहीं हो सकते हैं, सो हो सकता है शायद डबल इनकम हो। और जैसा कि आपने बताया था कि रियल एस्टेट थोड़ा चंकी इन्वेस्टमेंट होता है, तो अभी मैंने पैसे ब्लॉक नहीं किए हैं, एंड इनकम अच्छी है, थोड़े बहुत एक्सपेंसेस भी हैं, बट देयर इज गुड अमाउंट ऑफ सेविंग विच इज देयर। ऐसा अगर किसी इन्वेस्टर का पर्सोना हो, तो उसको क्या एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए? आपको जो डाउन पेमेंट करनी है उसके लिए आपको एक कॉर्पस क्रिएट करना होता है। तो आप वो चीज, आपने जो 7 साल में पैसा बचाया होगा वो ऑलरेडी, जैसे कि अगर हमने कहा आपने एसआईपी के द्वारा निवेश किया है, तो आपका एक अक्यूमुलेटेड बेनिफिट हो गया होगा। आपके पास बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी है, उसमें भी जो ग्रोथ आता है उससे आपको फायदा हो गया होगा। और उसके अलावा अगर आप देखो तो आप 3 से 4 साल तक अगर आपको लगता है कि आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उतना पैसा जो आपको 3 से 4 साल में लगेगा, आप शायद इक्विटी मार्केट्स में निवेश ना कर सके, तो आपको या तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में, या तो फिर आपको जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं उसमें निवेश कीजिए, या तो जो डेट फंड्स होते हैं उसमें निवेश कीजिए। बेसिकली अगर आपको लगता है कि आपको 3 साल में कुछ पैसे की जरूरत है, तो वो पैसा आप इक्विटी मार्केट्स में ना लगाए। उसके अलावा आपके पास जो पैसा है, आप जरूर डिवाइड कर सकते हैं आपके डिफरेंट गोल्स के हिसाब से। और जैसे कि मोहित रोहित जी ने कहा कि अगर आपको 3-4 साल में घर खरीदना है, तो उतना जो पैसा है आप आपके इन्वेस्टमेंट्स वैसे कीजिए कि 3-4 साल में आपको वो पैसा वापस ले सके आप। इसलिए दो चीज का ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी चीज में पैसा ना लगाए जहाँ पे लॉक इन हो। अगर जहाँ पे 5 साल का लॉक इन हो, 7 साल का लॉक इन हो, वैसे पैसा ना लगाए। ऐसी चीज में पैसे लगाए जहाँ पे टैक्सेशन वाइज भी आपको फायदा हो। तो अगर आप 3 साल के ऊपर रख रहे हो तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इक्विटी डेट दोनों में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का फायदा हो जाएगा। और तीसरा ये है कि आप अगर इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से अपना इक्विटी लेवल तय करते हैं। जैसे कि मैंने कहा बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी, वैसे बहुत सारे ऐसे फंड्स भी मिल जाएंगे। आप उसमें अगर लमसम निवेश करके रखते हैं, तो आपको एक चीज का फायदा होगा। अगर 3-4 साल के बाद जब भी आपको पैसा चाहिए और बाजार सपोज तभी महंगी है, तो इक्विटी लेवल कम होगा, और इसलिए अगर बाजार गिरता भी है तो आपको नुकसान कम होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो 3 से 4 साल में अगर आपको पैसे चाहिए, तो आप उतना पैसा शायद डेट मार्केट्स में लगाए या फिर कम इक्विटी प्रोडक्ट्स में लगाए। अगर आपके पास 3-4 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो आप एसआईपी के द्वारा कंटिन्यू कीजिए अक्यूमुलेट करना यूनिट्स। हर महीने आप सेव करते हैं, हर महीने निवेश कीजिए। बहुत से लोगों को हमने ये देखा है, क्या 6-7 साल 8 साल नौकरी होने के बाद भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते म्यूचुअल फंड्स में, या फिर शेयर बाजार से कंप्लीटली दूर रहते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि कैसे निवेश करें। आप शायद सिर्फ जब शेयर बाजार अच्छा करता है तभी आप निवेश करते हो, ऐसा ना करें। हर महीने आपकी जो सैलरी आती है या आपके जो मुनाफा होता है उसका आप सेविंग्स कीजिए, और हर महीने जो सेविंग्स होता है उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा हिस्सा आप निवेश कीजिए डायरेक्ट स्टॉक के द्वारा या म्यूचुअल फंड के द्वारा। हम जरूर कहेंगे म्यूचुअल फंड के द्वारा, क्योंकि शायद आपको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट से एक्सपीरियंस अच्छा हो। अगर मेरा ऐसा इन्वेस्टर पर्सोना है कि काफी सरप्लस है मुझे, और शायद अब मैं रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा हूँ कि 43-45 ईयर्स की एज है, शायद अगले 15 साल के बाद रिटायरमेंट होगा, तो ऐसा अगर मेरा इन्वेस्टर पर्सोना है, तो मुझे एसेट एलोकेशन कैसे सोचना चाहिए? जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ते हैं बाजार में निवेश के, अगर आपने 20 साल नौकरी कर ली है, आपने 20 साल तक सेविंग्स कर ली है, आपका बिजनेस भी होगा, तो आपने जरूर बाजार के उतार चढ़ाव देखे हैं। आपने 2 साइकिल्स देख लिए होंगे
बाजार में आमतौर पर हर 10 साल में एक बड़ी तेजी, बड़ी मंदी का साइकिल आता है। तो अगर आपने 20 साल तक वो देखा है तो जरूर आपने बहुत कुछ सीखा होगा बाजार से, और वो सीख अगर आपने निवेश में भी आपने एडवांटेज लिया उसका, तो आपको फायदा होगा। जैसे जैसे 15 साल, 16 साल, 17 साल आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, आप शायद जो अंडरलाइंग प्रोडक्ट्स है वो अंडरलाइंग प्रोडक्ट्स का सूट आपका बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैंने बिगनर के लिए या फिर जो 6-7 साल ही एक नौकरी हुई है उनके लिए कभी ये नहीं कहा कि आप मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा लगाए, ये नहीं कहा कि आप सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स में पैसा लगाए, ये नहीं कहा कि आप कमोडिटीज में भी पैसा लगाए। पर हाँ, अगर आपने 20 साल तक मार्केट में देखा है, आपने पैसा सेव भी किया है, आपका कॉर्पस हो गया, घर हो गया, तो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है और आपका कॉर्पस भी थोड़ा बड़ा है, तो आपके पास शायद वेटिंग टाइम जो हम कहते हैं पेशेंस, वो भी थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आपने आपके जो घर का रिक्वायरमेंट है, बच्चे लोग की फीस का रिक्वायरमेंट है, वो सब आपने देख लिया है और अभी आपको शायद पैसे से और पैसा बनाना है। तो उस कैटेगरी का जो इन्वेस्टर है उन उनको जो हम कहते हैं थीम फंड्स या फिर सेक्टोरल फंड्स या फिर मिड कैप स्मॉल कैप, उसमें एक सही समय पर ज्यादा निवेश करके उसका लाभ ले सकते हैं। और वो थोड़े प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, रिस्क ज्यादा होता है और इसलिए रिटर्न की ज्यादा गुंजाइश होती है। तो ऐसे पोर्टफोलियो या ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 20 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल पैसे बचाए हैं और आज घर भी हो गया है, डेट भी नहीं है, खुद पे कर्जा भी नहीं है, वो जरूर थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। और अगर बाजार ने मौका दिया और बाजार सस्ता हो गया तो मैं कहूंगा आप मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक, सेक्टोरल फंड्स में आप निवेश कर सकते हो। अगर आपने 16-17 साल की मार्केट देखी हुई है या फिर आपका एक्सपीरियंस उतना है, और उससे आप पैसा बना सकते हो। और कमोडिटी मार्केट्स भी आपने देखा है, कभी कच्चे तेल के दाम बहुत गिर जाते हैं, कभी कच्चे तेल के दाम बहुत बढ़ जाते हैं। तो कमोडिटी मार्केट्स, गोल्ड सिल्वर में भी आप ज्यादा रुचि रख सकते हो, आप निवेश कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास उतना कॉर्पस है कि आप डिवाइड कर सकते हो। आपके पास ऑलरेडी इंडियन इक्विटीज है, इंडियन डेट है, आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का रुझान इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की तरफ भी बढ़ रहा है, यानी कि बाहर की जो कंपनियां हैं उनमें निवेश करना, या फिर बाहर की कंपनियों में जो निवेश करने वाले भारतीय म्यूचुअल फंड है उसमें निवेश करना। तो वो भी आपका रुझान बढ़ सकता है, आप 10% वहां पे भी निवेश कर सकते हो। और फिर गोल्ड, सिल्वर वगैरह जो कमोडिटीज है वहां पे भी आप एक्सपांड कर सकते हो। तो जो आपका दायरा है, जो आपकी सीमा है, उसे आप बढ़ा सकते हो। और कुछ नए प्रोडक्ट्स जो हमने बिगनर के लिए या फिर 6-7 साल के एक्सपीरियंस के पर्सन के लिए नहीं रिकमेंड किए थे, हम कहेंगे आपके पास आज वो स्कोप है कि आप उसमें उनमें निवेश करें और उनमें पैसा बढ़ाएं। कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो बिजनेस में हैं, उनका है कि उनका कैश फ्लो सर्टेन नहीं है। तो सैलरी में हमारा सर्टेन है कि इतनी सैलरी है, इतने एक्सपेंसेस है, इतना सेविंग होगा। बट बिजनेस में उनका कैश फ्लो तो अनसर्टेन होता है। कभी सीजनल है किसी का, तो उस सीजन में ज्यादा प्रॉफिट होता है, बट ऑफ सीजन में फिर उनको उसी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो उनको कैसे सोचना चाहिए एसेट एलोकेशन के बारे में? आपने पूछा अगर बिजनेसमैन है, तो हमने खुद देखा है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं और पिछले 5-6 सालों में खास तौर पर देखा गया है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो एक चीज है जो सभी इन्वेस्टर्स या जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है कहते हैं कि आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस चल रहा है और बिजनेस में अच्छा है, तो आप बिजनेस से पैसा निकाल के थोड़ा इक्विटी मार्केट्स में या कहीं पे निवेश करते रहे, ताकि आपके पास एक सोर्स यानी कि सिर्फ बिजनेस ना रहे, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट में वो भी आपके लिए पैसा कमाए। सीजनैलिटी रहती है कुछ बिजनेसेस में, तो कभी 6 महीने पैसे बनते हैं, 6 महीने पैसे आपको वापस भी लगते हैं। तो अगर आपके पास उस सीजनैलिटी का, आपके पास वर्किंग कैपिटल का पैसा एक्सेस हो गया कभी और फिर कभी वो रिक्वायर्ड है, तो मेरे हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप अच्छी तरह से पार्किंग कर सकते हो। आर्बिट्राज कैटेगरी है, इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी है, जहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हो टैक्स एफिशिएंट मैनर में। अगर हम आर्बिट्राज फंड्स की बात करें तो टैक्स एफिशिएंट मैनर में आप पार्किंग कर सकते हो 6 महीने की अवधि के लिए, 4 महीने की अवधि के लिए। और अगर आपको पैसे की जरूरत है 6-8 महीने में, तो आप उसे सिर्फ 15% का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है वो दे के आप वो पैसा वापस ले सकते हो और आपके बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। तो अगर आपके पास वैसा कैश फ्लो मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए भी म्यूचुअल फंड्स में काफी सारे अच्छे ऑप्शंस है आपके पास। और मैं इतना ही कहूंगा कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, तो जो बहुत आपके अच्छे साल आते हैं, मुनाफा जहाँ पे आपका अच्छा हुआ है, तो आप थोड़ा डिफोकस यानी कि थोड़ा रिस्क कम कर लीजिए वहां से। वो भी एक एसेट एलोकेशन। अगर आप बिजनेस में अच्छा कर रहे हो और बिजनेस में बहुत मुनाफा हुआ, वहां से थोड़ा पैसा निकाल के अगर आप कहीं और पे निवेश करते हो,
गोल्ड में हो सकता है, सिल्वर में हो सकता है, बहुत लोग करते हैं ऐसा। यहाँ से बिजनेस से निवेश जो मुनाफा होता है वो इंश्योरेंस में कभी पैसा लगा देते थे पहले, बहुत पहले की बात है, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स में गोल्ड सिल्वर, अभी म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं। तो आप थोड़ा पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाई करते हैं, क्योंकि आप अगर डाइवर्सिफाई करते हैं, कल को उठ के कोई कारण से अगर बिजनेस में नुकसान हुआ या फिर बिजनेस एक लीन पैथ से जाता है या बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, आपके पास जो आपके इन्वेस्टमेंट्स आपने सेव किए हैं वो आपके बहुत अच्छे काम आ सकते हैं। और आपको जो दूसरा बिजनेस करना है या कुछ और बिजनेस के लिए आपको कैपिटल की जरूरत है, उसका फायदा आपको ये इन्वेस्टमेंट से होगा। तो जो बिजनेसमैन है उनको वही कहना चाहूंगा कि आमतौर पर हम देखते हैं कि जो बिजनेसमैन है वो खुद का बिजनेस ग्रो करने में अपना पैसा लगाते रहते हैं, अगर मुनाफा होता है तो और उसी लाइन में बढ़ाते हैं। पर हाँ, अगर आप डाइवर्सिफाई करें और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा एक बिजनेस नहीं पर बहुत सारे बिजनेस, अगर 50 स्टॉक का जो फंड है तो 50 बिजनेसेस में एक साथ आप इन्वेस्ट कीजिए, तो भारत की ग्रोथ के साथ साथ आपका ग्रोथ होगा। और आपको वो पैसा जब कोई नया बिजनेस शुरुआत करने में चाहिए या फिर बिजनेस में लीन पैच है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। वन लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो हमारे कोई भी एक्सपर्ट फ्रेंड्स आते हैं वो हमसे सुने बिना उनको जाने नहीं देते हैं. So today on 14th of March we are shooting this video. Recent assembly results have come, so there is some stability in government. There is continuity of policy making. This we are hoping. But यूरोप के कंडीशंस का कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है. इन्फ्लेशन का इशू है. फेड रेट हाइक पूरे कगार पे है. हो सकता है कम स्पीड से करे या ज्यादा स्पीड से करे, बट रेट हाइक्स तो होने वाले हैं. और मार्केट्स काफी वोलेटिलिटी पिछले 2-3 महीने से देख रहे हैं. सो वेरी क्विकली चिंतन, what is your outlook on markets currently and how do you see things going forward? Yeah, so if we look at markets, we must remember that from March 2020 to almost August, September 2021, we have seen a one-way rally in the markets led by the global central banks pumping in a lot of liquidity. And if we look at this rally, it is unprecedented bounce back, and thankfully now it seems that at least the third wave is also behind us, and the economic impact of the COVID outbreak is not significant as was expected earlier. So the sequence of events is COVID outbreak, lot of money brought out by the central banks, that money finding its way into equities, commodities, debt, etc. So all asset classes made money for investors, right? You found commodity markets going up because demand was supported. People had money in their hands. They went and bought more. There was more demand, which leads to price rise, while supply was always constrained because of the lockdowns. Also, if you look at from a debt market perspective, interest rates were coming down. Interest rates coming down means bond prices go up, and you will know this better than anyone else, Rohit. And third thing is your equity markets itself. When so much money is brought into the markets, obviously equity markets end up getting a benefit of that, because if economy does well, equity markets do well. So we were in a Goldilocks scenario wherein equity, debt, commodities, and real estate across the world was doing very well, courtesy the injection of liquidity. It was like a steroid of liquidity. Abhi hum agar dekhe, if we see now, we are seeing the reverse of that, because liquidity was so strong and demand was so strong, economies bounced back, and inflation, which is again a dangerous aspect from any government point of view. If inflation runs very high, the prices of goods and services go up very significantly. It hurts the end consumer. Your and my savings come down, and the consumers then start losing faith in the government. And so governments try to control inflation. And when they will try to control inflation, the first thing they'll do is they will make it difficult for people to, or rather they will increase rates, they will increase interest rates and try to tame down inflation, try to curtail the demand. And that obviously means lower demand, lower growth, lower economic activity, and lower prices of equities and commodities, because the demand will come down. So we have seen the good cycle. Now we'll probably see a volatile cycle. So if you ask me in very simple words, 2020 and 2021 were good years for equity, where equity markets did well. But 2022 and 2023 are likely to be volatile. And India does not have a problem, right?
there is no specific problem I can pinpoint that is hurting India. Yes, if crude remains at 120, 130, it can hurt India. It is coming down. It is already at 106, and if it comes down to 85, 90, we will be able to digest the crude prices. And India per se does not have any problem of its own. And like you mentioned, with the recent assembly elections, if we see the likelihood of a stable government in 2024 increases, which is also taken as a positive. What we've seen in the last 5-6 months is foreigners selling like there is no tomorrow. And that is obviously because foreigners are afraid that US is going to raise interest rates, and hence they are pulling out money from all markets. And because India has done so well in the last 5 years, they're obviously pulling out money from India as well in a very big way, because they have a lot of India stocks, and hence the last 5 months of 2 lakh crore selling of FIs. The good news is that Indian investors are investing in equities, and thanks to platforms like Cherry, we are seeing more and more people getting aware as to how they should be investing in the markets, which is bringing in more and more investors into the markets, which is good for the economy. So going ahead, we will see volatility, but if you are invested in the right manner, and most important, if your asset allocation is correct, you don't have to worry at all. You don't have to see markets every day. You don't have to see your investments every day. Keep your asset allocation correct. Indian equity markets in the next 5-6 years will give returns which are commensurate with India's growth. But in the next 2 years, because of global factors, there will be volatility. So we would say that stick to your asset allocation, stick to the balance advantage fund category, stick to the systematic investment plans, and don't invest money in the markets if you have less than 3-year view. If you have more than 3-year view and have the patience, invest only that part of the of your savings in equities, which you can hold for the long run. Because after the rally in the last 15-18 months, markets are not cheap today, and they basically from here on can be volatile. So patience is the key. Keep some money to invest when the markets fall, which they are falling right now, but it is still not falling enough to make it cheap. And hence, we would suggest very strongly stick to the balance advantage fund category. Be it a beginner, be it a person who has a lot of money. If you want to invest money right now, invest in balance advantage fund category for a view of more than 5 years. I think you will end up getting a good risk reward return matrix when you are looking to exit your investments for whatever goal that you need your money for. Thank you. Chintan, you've summed it up fabulously well. And to all our viewers, if you have to invest in any of these categories, whether it is equity, debt, fixed deposit, balance advantage fund category, which Chintan is very strongly advocating, so you know where to invest, you can come to Cherry. We offer zero commission mutual funds, and you can invest through any bank account. And you can get ready on your investment journey. It's very, very few steps. Our apps are available on Play Store and App Store. You can also go to our website, kodakcherry.com. So thanks a lot, Chintan, again, and it was a pleasure speaking to you. Thank you. Thank you.